हो रहा है 30 हाँ मिनट का। चलो ठीक है। अच्छा अब आता है पहला रोग। हम लोग क्या पढ़ना शुरू करते हैं? पादप रोग। क्या शुरू करते हैं? पादप रोग। पादप रोग में सबसे पहले विषाणु जनित रोग। कैसा रोग? विषाणु। पहला आता है तंबाकू को मोजेक रोग। किसका रोग? तंबाकू को मोजेक रोग। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं टीएमवी। क्या बोलते हैं? टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। पूछेगा तंबाकू में जो मोजेक रोग हो किसके कारण होता है? वायरस का। किसके कारण? वायरस। पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि तंबाकू में जो मोजेक रोग है किसके कारण? वायरस के कारण। चलिए, इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती है। पत्तियां क्या आती है? सिकुड़ जाती है तथा छोटी पड़ जाती है। पत्तियों का क्लोरोफिल क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जो तंबाकू का मोजेक रोग है, पत्तियां सिकुड़ जाती है और पत्तियां क्या होती है? छोटे पड़ जाती हैं और क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक क्या है? टोबैको मोजेक वायरस। क्या है? टीएमवी। पूछेगा जो तंबाकू में जो मोजेक रोग है इसका वाहक क्या है? टीएमवी। क्या है? 2MV। कारक क्या है? टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। चलिए, किसके कारण होता है? वायरस के कारण। अब दूसरा आता है पोटैटो मोजेक। क्या आता है? पोटैटो मोजेक। तो पोटैटो मोजेक, अच्छा सुनिए, ये पूछेगा कि जो टीएमवी रोग है इसका नियंत्रण का क्या उपाय है? जानते क्या उपाय है? इस प्रकार के जो प्लांट है ना उसको इकट्ठा करके जला देना चाहिए। क्या करें? जला देना चाहिए। जो भी टीएमवी से ग्रसित प्लांट होगा उसको क्या करेंगे? इकट्ठा करके जला देंगे। अच्छा, अगला आता है पोटैटो मोजेक। क्या आता है? पोटैटो मोजेक। इस रोग में पोटैटो वायरस एक्स से होता है। किसे होता है? एक्स से। इसमें पत्तियों में क्या आता है? चितकबरापन। क्या आता है? चितकबरापन या बौनापन। मतलब वायरस से जिसमें भी होता है चितकबरापन या बौनापन आता है। मतलब बौनापन क्या? पत्ती छोटा पड़ जाना। अच्छा, लक्षण प्रदर्शित करता है ना, या तो चितकबरापन हो जाएगा पत्ती या तो बौनापन होगा, है ना। चलिए, अगला आता है बंकी टॉप ऑफ बनाना। क्या आता है? बंकी टॉप ऑफ बनाना। यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा। किसके द्वारा? बनाना वायरस 1 द्वारा। इस रोग के पौधे में इस रोग में पौधे बोने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबत हो जाती हैं। बंकी टॉप बनाना में क्या होता है? पौधा बोना हो जाता है ना, और जो टॉप पर जो शिखा है वो क्या होता है? गुलाबत एकत्रित होता है। गुलाब कैसा क्या होता है? सिकुड़ जाता है ना। जैसे गुलाब में क्या होता है? सिकुड़ा होता है, उसी तरह जो इसका बनाना जो है क्या होता है? वो मुड़ जाता है ना। चलिए, आता है रंग में परिवर्तन यानी हरिमाहीनता, है ना। रंग में परिवर्तन, कलर चेंज। हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग। पूछेगा हरिमाहीनता कैसा रोग है? विषाणु जनित। इस रोग से पूरी पत्ती का रंग पीला, सफेद या मोजेक होता है। पूरा पत्ती का रोग क्या होता है? रंग सब पीला, सफेद या मोजेक हो जाता है ना, पैटर्न हो जाता है। वेन क्लियरिंग में सिराए पीली व अन्य भाग में हरे हो जाता है ना। वेन क्लियरिंग में सिराए पीली व अन्य भाग हरे तथा वेन बेंडिंग में सिराए हरी व अन्य भाग में हरिमाहीनता यानी कलर में क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है उसका? चेंज। सीधा ये जानना है कि जो हरिमाहीनता रोग किसे होता है? वायरस से। क्या होता है? वायरस से। उसमें क्या होता है? पत्तियों का कलर में चेंज आता है, पीला, सफेद, है ना, अलग अलग कलर का हो जाता है। चलिए, अब आता है कवक जनित रोग। कैसा रोग? कवक जनित रोग। कौन सा जनित रोग? अभी वायरस जनित रोग पढ़ लिया ना, अब क्या आता है? कवक जनित रोग। चलिए, पहला आता है वार्ट रोग। कैसा रोग? वार्ट रोग आलू में होता है। किसमें होता है? आलू में। किसमें? आलू में। ये सिनकीट्रियम पूछेगा जो आलू का वार्ट रोग किसका कारण होता है? सिनकीट्रियम इंटो बायोटिकम। सिनकीट्रियम इंटो बायोटिकम, है ना। इस रोग के कारण आलू कंद में काले धागे जैसा, है ना, आलू के कंद में देखिए धागा जैसा होता है संरचना। कभी कभी आलू को जब बॉयल कीजिए देखिए काला काला होता है, बन जाती है। और कभी कभी संपूर्ण आलू सड़ता है ना। इस रोग का नियंत्रण HgCl2 CuSO4 भूमि पर छिड़काव कर किया जाता है ना। ये सब रोग को मतलब ये करने के लिए, कौन सा रोग? यही सब HgCl2 या CuSO4 ये सब का छिड़काव करें क्या होगा? वो रोग से ठीक हो सकता है ना। चलिए, अगला आता है उत्तर भावी अंगमारी रोग या आलू, है ना। जो उत्तर भावी अंगमारी रोग है किसमें होता है? आलू। किसमें होता है? आलू में। अच्छा, जो है जिसमें होता है थोड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट खाली पढ़ते हैं ना। सुनिए ये, हाँ, सुनिए, ये जो उत्तर भावी अंगमारी रोग है आलू होता है, ये फाइटोप्थोरा जो फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस है ना, इन्फेक्टेंस इसके द्वारा होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? नसियों का छिड़कावन। इसमें क्या कहते हैं? नासियों का छिड़कावन करते हैं। इसको उपचार करने नासियों का छिड़कावन। अब आता है मूंगफली की टिक्का रोग। किसका? मूंगफली की टिक्का रोग किसका कारण था? वायरस, कवक से। किसे? कवक से। पूछेगा मूंगफली की टिक्का रोग किसका कारण? कवक से। अच्छा, अब आता है लाल सड़न रोग। किसे होता है? गन्ना में। लाल सड़न रोग किसमें होता है? गन्ना में। पूछा जाएगा लाल सड़न रोग किसमें होता है? गन्ना में। किसके कारण? कवक कारण। किसके कारण? कवक के कारण। चलिए, आप पूछा जाता है गेहूं किट्टा रोग किसके कारण होता है? कवक के। किसके कारण? कवक के कारण। गेहूं में जो किट्टू रोग होता है किसके कारण? कवक के कारण। चलिए, और ढीला कंड रोग, गेहूं में जो ढीला कंड रोग किसके कारण? कवक के कारण। गेहूं में जो ढीला कंड रोग किसके कारण? कवक के कारण। चलिए,
ये हो गया। इरगोट, इरगोट जो रोग, कौन सा रोग? इरगोट। इरगोट रोग किसमें होता है? बाजरा। इरगोट रोग बाजरा। पूछो इरगोट रोग किसमें होता है? बाजरा। इरगोट रोग किसमें होता है? बाजरा। इरगोट रोग बाजरा में। चलिए, एस्मोड रोग किसमें होता है? बाजरा। एस्मोड रोग बाजरा में। अच्छा, झुलसा रोग अड़हर में। झुलसा रोग अड़हर में। इरगोट रोग राई में। फिर इरगोट रोग बाजरा में भी होता है और राई में भी होता है। इरगोट रोग बाजरा में भी और राई में। जो इरगोट रोग होता है बाजरा में भी होता है और राई में। इरगोट रोग बाजरा और राई दोनों में होता है। इरगोट रोग बाजरा और राई दोनों में होता है। चलिए, ये हो गया ना। अब आता है जीवाणु जनित रोग। कैसा रोग? जीवाणु जनित रोग। सुनिए, आलू का जो सैथिल रोग होता है, इसे रिंग रोग, सैथिल रोग या रिंग रोग, ये किसके कारण था? जीवाणु। किससे होता है? जीवाणु से। खाली इसमें इतना ही रखना याद, क्योंकि उतना डिटेल नहीं पूछाता। ये पूछ सकता है जो आलू में सैथिल रोग, आलू में सैथिल रोग पूछेगा, जो आलू में सैथिल रोग है किसके कारण होता है? आलू में सैथिल रोग किसके कारण होता है? बोले तो बैक्टीरिया को जीवाणु। हाँ, जीवाणु। किससे? जीवाणु से। किसके वजह से? जीवाणु वजह से। आलू का सैथिल रोग किसकी वजह से? जीवाणु वजह से। इसको रिंग रोग भी बोलते हैं। इसमें स्यूडोमोनास है ना, कौन सा? स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास सोलेनियरम, सोलेनियरम। चलिए, अब आता है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। कॉटन का जो ब्लैक आर्म होता है, ये किसका? जीवाणु। पूछेगा ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किसके कारण होता है? जीवाणु से। इसको जेंथोमोनास नामक जीवाणु, कौन सा जीवाणु? जेंथोमोनास। अच्छा, अगला आता है धान का अंगमारी रोग। कैसा रोग? धान का अंगमारी रोग किसके कारण? जीवाणु कारण। किसके कारण? जीवाणु कारण। ये जेंथोमोनास ओराइजी, किसका? जेंथोमोनास ओराइजी कारण। अगला आता है साइट्रस कैंसर। किसका आता है? साइट्रस कैंसर। साइट्रस कैंसर जो है ना, ये नींबू हो गया, संतरा हो गया है ना, अंगूर की पत्ती सब में होता है। पूछेगा साइट्रस कैंसर जो रोग है किसके कारण होता है? जीवाणु। किसे? जीवाणु। किस में होता है? नींबू हो गया, संतरा हो गया और अंगूर की पत्ती है ना, इस सब में होता है। चलिए, अब आता है गेहूं का टुंड्रा रोग। कैसा रोग? गेहूं का टुंड्रा रोग। जो गेहूं का टुंड्रा रोग, कैसा रोग? गेहूं का टुंड्रा रोग। पूछेगा गेहूं का टुंड्रा रोग, गेहूं का टुंड्रा रोग। जो गेहूं का टुंड्रा रोग है ना, कौन सा? गेहूं का टुंड्रा रोग। अच्छा, गेहूं का टुंड्रा रोग किसके कारण? जीवाणु कारण। किसके कारण? जीवाणु कारण। पूछेगा गेहूं का टुंड्रा रोग किसके कारण? जीवाणु कारण होता है। चलिए, अब देखिए, आप तत्वों की कमी से होने वाला रोग देखिए। पूछेगा जस्ता की कमी से आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ। कौन? लिटिल लीफ। आम और बैंगन कैसा रोग? लिटिल लीफ। जिंक कमी से कौन सा रोग? लिटिल लीफ। अच्छा, तंबाकू कमी से नींबू में डायबेक। कैसा रोग? डायबेक रोग। अच्छा, ठीक है। जब बोरोन की कमी से फूल गोभी का रंग कैसा होता है? ब्राउनी होता है, हल्का भूरा हो जाता है बोरोन की कमी से। चलिए, अच्छा, मैग्नीज की कमी से मटन में मार्स रोग। कैसा रोग? मार्स रोग। अच्छा, लीची में पत्ती जलना, पोटेशियम के कारण है ना। अच्छा, धान में खैरा रोग किस कारण? जस्ता का। किस कारण? जस्ता कारण। अच्छा, आलू का ब्लैक हेड रोग, O2 कमी। किस करी? O2। जब भंडारण में O2 कमी होता है ना, तो ये कैसा रोग होता है? आलू का ब्लैक हेड रोग होता है। अच्छा, आंवले में निक्रोसिस। आंवले में निक्रोसिस किसके कारण? बोरोन कारण। किसके कारण? बोरोन कारण। अच्छा, सलजम में वाटर कोर, मैग्नीज कारण। किस कारण? मैग्नीज कारण। अच्छा, गाजर में कोटर स्पॉट, कैल्शियम कारण। किस कारण? कैल्शियम कारण। अच्छा, मक्का में व्हाइट बर्ड किस कारण? जस्ता कारण। किस कारण? जस्ता। पूछेगा मक्का में व्हाइट बर्ड किसके कारण? जस्ता कारण। अच्छा, अगला आता है चुकंदर में हट रॉट। कैसा रॉट? हट रॉट किसके कारण? बोरोन कारण। किसके कारण? बोरोन कारण। तो हम लोग बायोलॉजी यहीं छोड़ते हैं क्या? तो बायोलॉजी में जो है हम लोग का कौन टॉपिक? जो पादा रोग है वो खत्म हो गया। इसके बाद तो लगभग हम लोग क्या होगा, ये मतलब बोटनी में समाप्त हो जाएगा ना, जियोलॉजी खत्म था है ना। फिर हम लोग बायोलॉजी में खाली क्वेश्चन आंसर करेंगे है ना। जैसे मान लीजिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि पाचन तंत्र, उसको पढ़ के ना खाली चैप्टर को देख के क्वेश्चन उठाना, यहाँ क्या करना है ना, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बीच बीच उठाना कि आहार नाल की लंबाई कितना होता है, आहार नाल कितने भागों में बांटा गया है ना, या मतलब पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है ना, यही सब तब करेंगे। चलिए, अब लोग हिस्ट्री पढ़ना है ना। चलिए, कितना टाइम हुआ? 30 मिनट है अभी, बहुत टाइम है। ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया था। अच्छा, आज अशोक होगा ना, अशोक खत्म हो गया था ना। सुनिए, अच्छा अशोक पढ़ लेते हैं ना। आज हम लोग हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य क्या पढ़ना है? अशोक। क्या पढ़ना है? अशोक। अच्छा, अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी था ना, है ना। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। चलिए, जो कि 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अच्छा, अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। क्या था? शुभद्रांगी। ये दिव्यवदान के अनुसार मिलता। कहाँ से? दिव्यवदान। चलिए, अच्छा, राजगद्दी में बैठने के समय अशोक कहाँ का राजपाल था? कहाँ का था? बोलिए तो, कहाँ पर था? कहाँ का था? अवंती का। कहाँ था? अवंती का। पूछेगा राजगद्दी में बैठते समय, राजगद्दी में बैठते समय अशोक कहाँ का राजपाल था? अवंती का। कल पता है ना, अवंती का। हाँ, राजगद्दी पर बैठते समय अशोक कहाँ का राजपाल था? अवंती का। चलिए,
अब पढ़िए, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदय गुलाम। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदय गुलाम। इन अभिलेख में अशोक का नाम क्या होता है? अशोक मिलता है ना। इन चारों अभिलेख में अशोक का नाम क्या होता है? अशोक। अच्छा, अशोक के इतिहास में मुख्यतः अभिलेख से ही मिलता है ना। इनके जो अभिलेख है 3 भाग में बटा हुआ है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अच्छा, डी.आर. जो भंडारकर नामक इतिहासकार है, अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का काम क्या है? पूछेगा कौन सा इतिहासकार अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अशोक का मतलब इतिहास लिखने का काम? डी.आर. भंडारकर। चलिए, कर्नाटक के गुलबर्गा जिला, कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के काहनहल्ली, कागनहल्ली, कनगनहल्ली, कहाँ पे? कनगनहल्ली। कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है ना। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। क्या बताया? पूछेगा अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया किस अभिलेख में? भाब्रू। पूछा जाएगा मगध का राजा खुद को अशोक बताया किस अभिलेख में? भाब्रू। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने मगध को खुद का राजा बताया है ना। मगध का खुद को राजा बताया ना, मगध को खुद का राजा। चलिए, पूछेगा कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? भाब्रू अभिलेख। याद हो जाएगा ना, किस अभिलेख में? भाब्रू। भाब्रू अभिलेख में जो अशोक ने मगध का खुद को राजा बताया। चलिए, पुराणों में अशोक को अशोक वर्मन कहा। क्या कहा? अशोक वर्मन। अच्छा, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कहाँ पे? कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग की राजधानी तोसली पर क्या किया? अधिकार किया। चलिए, ठीक है। अच्छा, प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडोल यानी टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का क्या भेजा था? राजदूत भेजा। क्या भेजा था? राजदूत। अब हम लोग अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय को पढ़ेंगे है ना। अशोक का प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय। अब देखिए, अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा किया गया। क्या किया गया? पशु बलि की निंदा। पूछेगा पशु बलि की निंदा अशोक के किस शिलालेख में किया गया? पहला। किस शिलालेख में? पहला। पूछेगा पशु बलि की निंदा अशोक के किस शिलालेख में? पहला। अशोक के पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई है। आप बताइएगा, याद हो जाएगा ना। पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में? पहला। पशु बलि की निंदा पहला शिलालेख। चलिए, दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर, मतलब चिकित्सा व्यवस्था सीधा चिकित्सा व्यवस्था मनुष्य और पशु यानी पूछेगा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर किस शिलालेख में? दूसरा। किस शिलालेख में? दूसरा। पूछेगा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर किस शिलालेख में? दूसरा। पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा है ना। अशोक जो है पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा का वर्णन किस शिलालेख में किया? दूसरा। पशु बलि निंदा पहला। पशु बलि निंदा पहला। पशु बलि निंदा पहला शिलालेख। उसके बाद चिकित्सा दूसरा। चलिए, अच्छा, तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वह हर 5 वर्ष में के उपरांत दौरे पर जाए। कहाँ जाए? दौरे। उसमें कुछ धार्मिक नियमों को ले पूछेगा। जो धार्मिक नियम था, जो अनुष्ठान था, किस शिलालेख में? तीसरा है ना। धार्मिक नियम था और क्या जो भी उसका जो भी राजकीय अधिकारी था उसको कहाँ हर 5वें वर्ष क्या मतलब घूमने का आदेश दिया ना। चलिए, धार्मिक अनुष्ठान होगा या धार्मिक नियम होगा या घूमने को ले किस में था? तीसरा में। चलिए, अच्छा बताइए, पहला में क्या? पशु बलि की निंदा। दूसरे में चिकित्सा की चर्चा है। तीसरे में क्या है? धार्मिक नियमों को ले। चलिए, हाँ, चलिए, अब आता चौथा। क्या है? चौथा में भेरी घोष की जगह धर्मघोष। पूछेगा अशोक के चौथा शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है? भैरी घोष की जगह धर्मघोष। भैरी घोष को त्याग कर क्या अपनाया? धर्मघोष है ना। पूछेगा अशोक के किस शिलालेख में भैरी घोष की जगह धर्मघोष की चर्चा की गई है? चौथा। कौन सा? चौथा। जो अशोक का चौथा शिलालेख, कौन सा शिलालेख? चौथा शिलालेख में भैरी घोष की जगह धर्मघोष की चर्चा। पूछेगा अशोक के किस शिलालेख में भैरी घोष की जगह धर्मघोष? चौथा। कौन सा? चौथा। अशोक के चौथा शिलालेख में भैरी घोष की जगह धर्मघोष की चर्चा। चलिए, है ना। अच्छा, पांचवा में क्या है? धम्म महामात्र की नियुक्ति। पूछेगा धम्म महामात्र की नियुक्ति कौन सा है? पांचवा। धम्म महामात्र की नियुक्ति पांचवा। पूछेगा धम्म महामात्र की नियुक्ति पांचवा। चलिए, पूछेगा धम्म महामात्र की नियुक्ति किसमें है? पांचवा में। किसमें? पांचवा में। चलिए, हो गया ना, याद हो गया। रिवाइज कीजिए।
पहला में कहेगा, पहला में पशु बलि निंदा, दूसरा में चिकित्सा की चर्चा, तीसरा में क्या धार्मिक नियम है, चौथा में भेरी घोष की जगह धम्म घोष, पांचवा क्या धम्म महामात्र की नियुक्ति, धम्म महामात्र की नियुक्ति, छठा में धम्म महामात्र का शिक्षा। क्या है छठा? सुनिए, जब धम्म महामात्र की नियुक्ति होगी उसको शिक्षा देना है ना, तो छठा में क्या होगा? शिक्षा। धम्म महामात्र को शिक्षा। पूछेगा अशोक के छठा शिलालेख में धम्म महामात्र की शिक्षा। चलिए सॉरी शिक्षा नहीं, हाँ आत्मनियंत्रण की शिक्षा, धम्म महामात्र, सॉरी गलती हो गया। छठा में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। पूछेगा पांचवा में धम्म महामात्र की है ना नियुक्ति, और छठा में क्या? आत्मनियंत्रण की शिक्षा। पूछेगा अशोक के छठे शिलालेख में किसका वर्णन है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। चलिए सातवां व आठवां शिलालेख में अशोक ने तीर्थ यात्रा को उल्लेख, किसका? तीर्थ यात्रा। पूछेगा सातवां और आठवां शिलालेख में अशोक ने किसका उल्लेख किया? तीर्थ यात्रा। किसका? तीर्थ यात्रा। पूछेगा सातवां और आठवां शिलालेख में अशोक ने किसकी चर्चा की है? तीर्थ यात्रा। किसकी? तीर्थ यात्रा। सातवां और आठवां शिलालेख में तीर्थ यात्रा। चलिए नौवां, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार को उल्लेख है। किसका? सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार, यानी शिष्टाचार का उल्लेख। किसका है? शिष्टाचार। चलिए अच्छा, 10वां शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 10वां शिलालेख में अशोक ये आदेश दिया कि जो राजा और जो प्रजा है, राजा और उच्च अधिकारी, राजा और उच्च अधिकारी किसके बारे में सोचे? हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे। पूछेगा कि बताइए 10वां शिलालेख में किसका उल्लेख है? राजा प्रजा के हित के बारे में सोचने के लिए है ना, राजा और उसके बड़ा अधिकारी को सोचने के लिए कहा गया है। चलिए 11वां में धम्म की व्याख्या। क्या 11वां में? धम्म की। 11वां में धम्म की। 11वां में क्या? धम्म की व्याख्या। 11वां में धम्म की व्याख्या। अच्छा 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्र की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात कही। पूछेगा स्त्री महामात्र की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, स्त्री महामात्र की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किस शिलालेख में है? 12वां। किस शिलालेख में? 12वां। पूछेगा स्त्री महामात्र की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, स्त्री महामात्र की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किस शिलालेख में? 12वां। किस शिलालेख में? 12वां। पूछेगा अशोक के 12वां शिलालेख में किसका वर्णन है? स्त्री महामात्र की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान। चलिए 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का। क्या? कलिंग युद्ध इंपोर्टेंट शिलालेख। पूछेगा कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में? 13वां। किस शिलालेख में? 13वां। पूछेगा कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में? 13वां। किस शिलालेख में? 13वां। चलिए पूछेगा कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में? 13वां। किस शिलालेख में? 13वां। किस शिलालेख में? 13वां। चलिए है ना। अच्छा इसी में एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख भी है। 5 जो यवन राजा थे उसके नामों का उल्लेख भी है। अच्छा उसे उन्हें जहाँ उसने धर्म प्रचारक भेजा था, अशोक जो है धर्म प्रचार के लिए भेजा था ना अलग को, है ना, महेंद्र संहिता सबको भेजा था ना। चलिए अच्छा अशोक का जो 14वां शिलालेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक का जो 14वां शिलालेख कौन सा? 14वां। पूछेगा अशोक का 14वां शिलालेख किसको वर्णित करता है? किसके बारे में है? धार्मिक जीवन बिताने के लिए। अशोक का जो 14वां शिलालेख किसका वर्णन करता है? धार्मिक जीवन बिताने के लिए, धार्मिक जीवन को बिताने के लिए। अशोक का 14वां जो शिलालेख है, अशोक का जो 14वां शिलालेख किसको बिताने के लिए? धार्मिक जीवन को। चलिए एक रिवाज कर लेते हैं ना। बताइएगा अशोक का पहला शिलालेख पशु बलि निंदा, पहला पशु बलि निंदा। दूसरा क्या है? चिकित्सीय व्यवस्था। चलिए पशु और मनुष्य दोनों का। तीसरा में नियम की चर्चा था। तीसरा में अच्छा हाँ चलिए। चौथा में क्या? भेरी घोष की जगह धम्म घोष, भेरी घोष की जगह धम्म घोष। पांचवा में क्या था? धम्म महामात्र की नियुक्ति, धम्म महामात्र की नियुक्ति। 5वां शिलालेख धम्म महामात्र की नियुक्ति। अच्छा छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। अच्छा 7वां और 8वां में तीर्थ यात्रा को उल्लेख, तीर्थ यात्रा का उल्लेख। पूछेगा तीर्थ यात्रा को उल्लेख किसमें? 7वां और 8वां में। अच्छा 9वां में सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार, है ना। 9वां में सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार। अच्छा 10वां में क्या था? अशोक जो है आदेश दिया था ना अपना राजा और उच्च अधिकारी को कि हमेशा वो प्रजा के बारे में सोचे। अच्छा 11वां में क्या? धर्म की व्याख्या, धर्म की व्याख्या। 12वां में क्या है? स्त्री महामात्र की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, स्त्री महामात्र की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान। अच्छा 13वां में क्या है? कलिंग युद्ध की चर्चा। अच्छा अशोक के हृदय परिवर्तन और 5 यवन राजाओं का नाम, है ना।
अच्छा, और जो धर्म प्रचार के लिए भेजा था ना अपना महेंद्र संघमित्रा सब भेजा था ना। चलिए, हाँ, बेटी और बेटा भेजा था। अच्छा, 14वां शिलालेख में क्या है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा, है ना। अशोक जो है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए किस शिलालेख में कहा? 14वां। इसमें 14वां। चलिए अगला प्रश्न। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। किसको? अशोक। पूछेगा अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किसे ली? उपगुप्त। किसे? उपगुप्त। पूछेगा अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किसे ली? उपगुप्त। किसे? उपगुप्त। अशोक जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा किसे ली? उपगुप्त से। चलिए, अशोक पहले ब्राह्मण का किसका था? ब्राह्मण धर्म का। कलहन के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का भी उपासक था। कलहन के राज तरंगिणी से यह पता चलता है कि जो अशोक है वो किसका? शैव धर्म का भी उपासक था। निग्रंथ के प्रवचन के अनुसार उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। निग्रंथ का जो प्रवचन सुना था ना, उसके अनुसार वो क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है ना। अब देखिए आरौर लेख, कैसा? आरौरा लेख। आरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक किसका था? व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया। कहाँ बोध गया? सुनिए, अशोक जो है एक उपासक के रूप में, भिक्षु के रूप में, है ना, के रूप में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गया? बोध गया। कहाँ गया? बोध गया। 12वें वर्ष निगली सागर, 12वें वर्ष निगली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की, 20वें वर्ष लुम्बिनी। अशोक जो है उपासक के रूप में ये 3 जगह है ना। पहला 10वां वर्ष कहाँ गया? 10वें बोध गया। 12वें वर्ष निगली सागर, अब 20वें वर्ष लुम्बिनी। कहाँ गया? लुम्बिनी। चलिए, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है ना। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। चलिए, अच्छा, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं, हाँ, पूछा जाता है कि बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा किसने बनाए? अशोक ने। किसके लिए? आजीविक संप्रदाय। किसके लिए? आजीविक संप्रदाय। पूछा जाता है अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण किया था। किसके लिए? आजीविक संप्रदाय के लिए। किसके लिए? आजीविक दान क्या था नाम? जिसका नाम क्या था? सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी, है ना। सुदामा था, कर्ण था, चोपड़ा था और विश्व झोपड़ी। ये क्या था ना? ये कर्ण, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अच्छा, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान। कौन सा? नागार्जुन। अशोक का जो पोता था, अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविक संप्रदाय को कैसा गुफा दिया? नागार्जुन। कौन सा गुफा? नागार्जुन। अशोक का जो पोता था कौन था ना? नागार्जुन। दशरथ। कौन था? दशरथ। अच्छा, आजीविकों को कौन सा गुफा दिया? नागार्जुन गुफा प्रदान दिया। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया। किसका? आजीविका। अशोक का जो 7वां लेख है, किसमें? 7वें लेख में आजीविकों का क्या उल्लेख किया गया तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों में ध्यान रखने के लिए कहा गया। चलिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना पुत्र महेंद्र और संघमित्रा कहाँ भेजा? श्रीलंका। अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा कहाँ भेजा? श्रीलंका। कहाँ भेजा? श्रीलंका। अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा कहाँ भेजा? श्रीलंका। कहाँ भेजा? श्रीलंका। चलिए, हाँ, संघमित्रा पुत्र। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण। कितना? 84,000। कितना? 84,000 स्तूप का निर्माण किया। हाँ, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। पूछेगा भारत में पत्थरों पर लिखने का सबसे पहला प्रचलन किसने किया? अशोक। पूछेगा भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने का काम किसने किया? अशोक। किसने किया? अशोक। चलिए, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खारष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक चारों लिपि, ब्राह्मी हो गया, खारष्ठी हो गया, ग्रीक और अरमाइक चारों लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। अशोक के शिलालेख में चारों लिपि का प्रयोग किया गया है। अच्छा, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में कहाँ मिला? अफगानिस्तान में। पूछा जाता है कि जो ग्रीक और अरमाइक लिपि कहाँ मिला है? अफगानिस्तान में। कहाँ मिला है? अफगानिस्तान। पूछा जाता है जो ग्रीक और अरमाइक बताइएगा, जो ग्रीक और अरमाइक कौन सा? ग्रीक और अरमाइक, ये दोनों लिपि कहाँ मिला? अफगानिस्तान में। कहाँ मिला? अफगानिस्तान। ग्रीक और अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में मिला। चलिए, खारष्ठी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेरा पाकिस्तान से, मनसेरा पाकिस्तान से एवं और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि है। शेष भारत में कैसा? ब्राह्मी। भारत में जो भी लिखा है कौन सा? ब्राह्मी। भारत में जो भी अभिलेख मिला किस लिपि में? ब्राह्मी। अफगानिस्तान में ग्रीक और अरमाइक, हाँ, कुछ अफगानिस्तान में ग्रीक और अरमाइक। ठीक है। खारष्ठी मिला पाकिस्तान, भारत में ब्राह्मी। पूछेगा भारत में जो अशोक का लिपि मिला, जो शिलालेख मिला किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि। याद हो गया। सुनिए, ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान में, खारष्ठी मिला पाकिस्तान में, अब ब्राह्मी भारत में। चलिए,
खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी जो लिपि होती है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। चलिए, अच्छा, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में, कितने भागों? 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अच्छा, अशोक के शिलालेख का खोज 1750 में, कब? 1750 में। पूछेगा अशोक के शिलालेख की खोज कब? 1750 में। किसके द्वारा? पादरेटी फैंतेलर, पादरेटी फैंतेलर। अशोक का जो शिलालेख है उसकी खोज कब? 1750 में, पादरेटी फैंतेलर द्वारा, पादरेटी फैंतेलर द्वारा। अच्छा, इनकी संख्या 14 कितनी? 14। पूछेगा अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी थी? 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में, कब मिला? 1837 में। पूछेगा अशोक का जो शिलालेख है उसको पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब मिला? 1837 में। किसको मिला? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। अशोक का जो शिलालेख है उसको पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता किसको मिला? जेम्स प्रिंसेप। किसको? जेम्स प्रिंसेप को मिला। अच्छा, ठीक है। अब आइए, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7, कितना था? 7। पूछेगा अशोक का कितना स्तंभ लेख था? 7। कितना था? 7। अशोक का कितना स्तंभ लेख था? 7। कितना था? 7। देखिए, ठीक है ना, केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी थी। जो अशोक का स्तंभ लेख था किसमें लिखा गया? केवल ब्राह्मी में। क्या अशोक का जो स्तंभ लेख खरोष्टी से लिखा गया था? नहीं, अशोक का जो स्तंभ लेख है केवल ब्राह्मी लिपि, केवल ब्राह्मी। अशोक का जो स्तंभ लेख किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। चलिए, अच्छा, अब आता प्रयाग स्तंभ लेख। कैसा लेख? प्रयाग स्तंभ। पहला आता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, यह 6, अच्छा, जो 6 गो अभिलेख था वो 7 गो अभिलेख था स्तंभ लेख, 6 अलग अलग स्तंभ से मिला। पहला पढ़िए, प्रयाग स्तंभ, यह कौशाम्बी में से, कहाँ पे? कौशाम्बी में से। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित, कहाँ पे? अकबर, ये जो है ना, इसको अकबर इलाहाबाद किले में स्थापित किया। चलिए, प्रयाग स्तंभ को दिल्ली का टोपरा, दिल्ली का टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली से, टोपरा से दिल्ली, टिपरा से दिल्ली, ये जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली से, टोपरा से दिल्ली लगा, टोपरा से दिल्ली लगे। तीसरा दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, ये पहले यह मेरठ में से था, ठीक है, फिरोज शाह द्वारा इसे दिल्ली लगा, फिरोज शाह द्वारा इसे दिल्ली लगा गया। चलिए, अगला आता है रामपुरवा। कैसा? रामपुरवा। रामपुरवा अभिलेख क्या? बिहार के पश्चिम जो, कहाँ पे? चंपारण में, बिहार के चंपारण में। इसकी खोज 1872 में कायर याल, कौन? कायर लायल, कार लायल ने किया। पूछेगा रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने किया? कार लायल। चलिए, अब तो लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज कहाँ है? चंपारण बिहार। कहाँ पे? चंपारण बिहार में। अच्छा, अब आता है लौरिया नंदनगढ़, ये भी कहाँ है? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का, किसका है? मोर पर। ये जो लौरिया नंदनगढ़ किसका है? मोर का। पूछेगा जो लौरिया नंदनगढ़ किसका स्तंभ है? मोर का। यहीं तक छोड़ देते हैं ना, फिर यहाँ से आगे कल पढ़ के आए, थोड़ा सा क्या पढ़े? केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं ना, करंट पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा करंट पढ़ लेते हैं। 10 मिनट टाइम और होगा लगता है। चलिए, हाँ 10-12 मिनट है इधर, 1 लाइन पढ़ते हैं, है ना। चलिए, अच्छा, बताइएगा किस शहर में पहला जार नियुक्त किया गया? न्यूयॉर्क। वहाँ पे? न्यूयॉर्क में। पूछेगा पहला रेट जार, कौन सा जार? रेट जार कहाँ नियुक्त किया गया? न्यूयॉर्क में। अच्छा, फेमिना मिस इंडिया 2023 खिताब किसने दिया? नंदिनी गुप्ता। किसने? नंदिनी गुप्ता। पूछेगा हाँ, फेमिना मिस इंडिया 2023, फेमिना मिस इंडिया 2023 किसने जीता? नंदिनी गुप्ता। कहाँ की है? राजस्थान के शायद है। अच्छा, थाबे उत्सव, कौन सा उत्सव? थाबे। जो थाबे उत्सव है कहाँ मनाया गया? गोपालगंज बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। पूछेगा थाबे उत्सव कहाँ मनाया गया? गोपालगंज बिहार में। गोपालगंज बिहार में। पूछेगा जो थाबे उत्सव कहाँ मनाया गया? गोपालगंज बिहार में। चलिए, अच्छा, 17 अप्रैल 2023 को DRDO द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद में। अच्छा, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक बना है? नेपाल। कौन सा? नेपाल। नेपाल जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नया संस्थापक देश बना है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन हुआ 2022 में? अमेरिका। कौन हुआ? अमेरिका। 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? अमेरिका। अच्छा, 2023 को IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बना है? कसिगो रवांडा। कौन? रवांडा। कौन बना है? रवांडा। चलिए, 2023 को IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बना है? वेंकटेश अय्यर। सुनिए, IPL 2023 में है ना, शतक लगाने वाला पहला भारतीय कौन बना? वेंकटेश अय्यर। अच्छा, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया? बांग्लादेश। कहाँ पे? बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है ना भारतीय उच्चायोग 16वां वीजा ऑनलाइन केंद्र शुरू किया है। चलिए,
यूएसए इंडिया टास्क फोर्स, यूएसए इंडिया टास्क फोर्स, इसका यूएसए इंडिया टास्क फोर्स को नामित किया किसको? नीली बेंदापुरी, किसको? नीली बेंदापुरी को। पूछेगा यूएसए इंडिया टास्क फोर्स, यूएसए इंडिया टास्क फोर्स में, यूएसए इंडिया टास्क फोर्स